हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे। अब हम उसी चैप्टर के थर्ड पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ते हैं। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको RCOH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसे बनती है RCOOH, और यहाँ पर R जो है वो है एल्किल ग्रुप, यानी एक कार्बन की एक श्रृंखला है जिसके साथ में COOH समूह जुड़ा हुआ है। तो देखो, R के साथ में यदि H जुड़ता है RH, तो उसे बोलते हैं एल्केन, या हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन। क्लियर? तो R के साथ H जुड़ता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ R के साथ कौन जुड़ा हुआ है? COOH। तो ये बोल सकते हैं कि RH यानी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन COOH समूह द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। उसके अलावा क्या करें तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या लिखें इसके लिए? फॉर्मूला लिखते हैं CnH2nO2। ये इसके लिए एक सूत्र दिया जाता है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रदर्शित करता है। उसके अलावा क्या बात करें तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH स्ट्रक्चर है तो यहाँ से लोन पेयर आएगा, और ये क्या है? कंजुगेशन में है, संयुग्मन में है। किसके साथ में? डबल बॉन्ड O के साथ में। तो ये एक दूसरे के स्थान को परिवर्तित करेगा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये H आसानी से त्याग करके H+ के रूप में त्याग देता है हाइड्रोजन को, और इसलिए इसका नाम क्या लिखते हैं? अम्ल या एसिड। इसलिए बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद हम पढ़ें कि इसका वर्गीकरण क्या होगा। तो क्लासिफिकेशन देखो, कितने टाइप के हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, एक मिनट, तो देखो वर्गीकरण देखो इसका, तीन प्रकार से इसको वर्गीकृत करते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन आता है? ये है एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। एग्जाम्पल लिखें तो CH2CH2COOH। ये है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये है एक ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गए। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम ये कहना चाह रहे हैं वर्गीकरण में कि COOH समूह की संख्या 1 होगी तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH समूह 2 है तो डाई, और 3 है तो ट्राई बोलेंगे उसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका अब नोमेनक्लेचर देखते हैं हम। नोमेनक्लेचर क्या है, नामकरण की बात करें तो नामकरण देखो, नामकरण के लिए दो पद्धतियां हैं नामकरण। तो नामकरण के लिए पहली पद्धति है सामान्य पद्धति, और दूसरी है आयुपैक। तो सामान्य पद्धति की बात करें तो सामान्य पद्धति में नाम लिखने के लिए जनरली हम यूज करते हैं इसके स्रोत की, कहां से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त किया है, उस स्रोत के आधार पर, उसकी उत्पत्ति के आधार पर इसका नाम लिखना, यानी सामान्य पद्धति से नाम लिखना होता है। तो देखो, इसके लिए हम बात करें, यहां सूत्र लिख दें। पहले हम बात कर रहे हैं सामान्य पद्धति की, उसके बाद इस तरफ लिख रहे हैं प्राप्ति स्रोत,
और यहाँ नाम हो गया सामान्य नाम, जैसे HCOH। प्राप्ति स्रोत क्या है, तो ये लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोल दिया जाता है फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। तो नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल इसको कहा जाता है। सेकंड एग्जांपल लें, CH3COOH, ये है किससे प्राप्त करेंगे, सिरके से प्राप्त करेंगे, और सिरके से प्राप्त करते हैं इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। बिल्कुल इसी तरीके से एक एग्जांपल और लें, CH3CH2CH2COOH, तो इसे प्राप्त करते हैं मक्खन से, विकृतीकृत मक्खन, मक्खन जब खराब हो चुका होता है उससे प्राप्त किया जाता है, इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, यानी 4 कार्बन वाला एसिड है, इसलिए इसका सामान्य नाम हम लिख देते हैं ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेरिक अम्ल बोलते हैं। सामान्य नाम में क्या लिख देंगे, ब्यूटेरिक अम्ल। आयुपेसी लिखते तो क्या लिख देते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इक लगाना और ओइक लगाने थोड़ा सा अंतर है आयुपेसी नाम के लिए और सामान्य नाम के लिए। हम देखते हैं आयुपीएसी नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। आयुपैक नेम की बात करें तो याद रखना आयुपैक नेम के लिए एक फॉर्मूला होता है, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखे उसके लिए पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, एक एल्केनोइक एसिड, क्या नाम है इसका, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हुआ, एल्केनोइक एसिड के रूप में हमें लिखना है। बना किससे है ये, तो बनता है एल्केन प्लस ओइक एसिड। तो एल्केन से हमने क्या हटाया, ई को यहां से हटा देंगे और इनको जोड़ने पर क्या बनता है, एल्केनोइक एसिड। तो एल्केन क्या है, कार्बन की श्रृंखला है, ओइक एसिड इसका अनुलग्न है, ठीक है, सफिक्स यूज कर रहे हैं ओइक एसिड। अब हम बात करें एग्जांपल्स की, उदाहरण की, तो जैसे HCOH सामान्य नाम था फॉर्मिक अम्ल, कार्बन की संख्या कितनी है, एक के लिए मेथ यूज करते हैं, और यहाँ सूत्र क्या है, एल्केनोइक एसिड, तो मेथेन ओइक एसिड, इसका नाम हो गया आयुपीएसी। सेकंड बात करें CH3COOH, इसके लिए आयुपीएसी नेम क्या लिखें, 2 कार्बन का है तो एथेनोइक एसिड। बिल्कुल इसी तरीके से यदि कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो साथ में, CH3C2H5 HCH2CH2COOH, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, कर लिया, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, 4 नंबर पे कौन है, मेथिल समूह है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बार लिखा हुआ है लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट नहीं मानते, इसको कार्बन श्रृंखला के साथ ही नाम इस लिखा जाता है, इसका याद रखें। 4 नंबर पे कौन है, मेथिल, एक प्रतिस्थापी है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे 4 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन हैं, तो 5 कार्बन हैं, पेंटेओइक एसिड। अब यहाँ पर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, पेंटेनोइक एसिड 1, क्योंकि हमेशा COOH जो है वो हमेशा 1 पोजीशन पे ही होगा, याद रखना, यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है, केवल पेंटेनोइक एसिड से ही काम चल जाएगा। तो ये अपना आयुपीएसी नाम था,
इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखो फिर हम इसके भौतिक गुण पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भौतिक गुण और बनाने की विधियां। तो देखो बनाने की विधियां हम पढ़ते हैं इसमें। बनाने की विधियां हमने पहले भी पढ़ी हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो बनाने की विधियों के लिए हम बात करें, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि याद करो, एल्किल हैलाइड, जहां हमने पढ़ा था आरोहण और अवरोहण, जिसमें आरोहण वाली रिएक्शन थी, जिसमें हमने क्या किया था, HCN का योग करवाया था और उसके बाद में उसे किस में बदला था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो किसी साइनाइड के द्वारा हम, यानी एल्किल साइनाइड के द्वारा, एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से, ऑर्गेनिक में एक बात याद रखें कि लास्ट की जो रिएक्शन आपने पढ़ ली है वो आगे तक नेक्स्ट चैप्टर में काम आती है हमेशा। तो उसको एक साथ जरूर याद रखें, उसको पहले वाली रिएक्शन को। तो देखो एल्किल साइनाइड था हमारे पास, ये हमने पढ़ा हुआ है एल्किल हैलाइड में, आरोहण वाली रिएक्शन में एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का हम करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा रहे हैं। और मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है कौन, साइनाइड, जल अपघटन के बाद में। तो हमें क्या मिलेगा, RCOOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। तो पहली विधि हो गई। सेकंड बात करें, ये भी पड़ी हुई है, 1 डिग्री एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, ये भी बताया हुआ है 1 डिग्री एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और ऑक्सीकारक लेते हैं CH3CH2OH, ऑक्सीकारक हमने मानो KMnO4 लिया, ठीक है। और KMnO4 को बेसिक मीडियम में लेते हैं, बताया हुआ है K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में लेते हैं। और जब इनका ऑक्सीकरण होगा तो बनता है CH3COOH। बिल्कुल इसी तरीके से एल्डिहाइड लें, CH3CHO, उसको ऑक्सीकृत करवाएं तो बनता है बिल्कुल सेम प्रोडक्ट मिलेगा CH3COOH, एक एथेनोइक एसिड। तो दो मेथड हैं अपने पास, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण से और एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से। नेक्स्ट है थर्ड मेथड, 1-1-1 ट्राई हेलो एल्केन के जल अपघटन से। ये मेथड भी हमने पढ़ा हुआ है, याद करो। 1-1-1 ट्राई हेलो एल्केन क्या है, तो 1-1-1 ट्राई हेलो एल्केन ये हो गया, R की जगह जोड़ दो CH3। अब इसका हम जल अपघटन करवाएंगे तो कौन से मीडियम में करवाएंगे, बहुत कई बार ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। कैसे मीडियम में, क्षारीय माध्यम में KOH यूज करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या होगा, सभी Cl का प्रतिस्थापन होगा OH- के द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बताई हुई है। CH3COH OH और OH, और यहां से आगे भी रिएक्शन बताई हुई कि जब ऐसा हो कि जैम पोजीशन पे 2 या 3 OH आए तो H2O का अणु बाहर निकलता है। और जब ऐसा होगा कि H2O का अणु बाहर निकलेगा तो यहां से H2O का अणु बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा अपने पास, प्रोडक्ट बनता है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये भी रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। फोर्थ है RMgX से, RMgX से
RMGX। तो देखो RMGX से कैसे प्राप्त करेंगे, RMGX की रिएक्शन यदि CO2 से करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या मिलेगा, तो CH3 माइनस है, MgX प्लस, कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो मिलता है अपने को डबल बॉन्ड OCO MgX CH3, यानी एक योगात्मक उत्पाद हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। और यहाँ कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए क्या करें फिर, यहाँ हमें करवाना है जल अपघटन। ये रिएक्शन पढ़ाई हुई है, जल अपघटन। क्या बनेगा, जल अपघटन में यहाँ H प्लस जुड़ेगा, यहाँ पे OH माइनस, तो मिलता है प्लस MgXOH, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आगे हम पढ़ें ये इंपॉर्टेंट मेथड है 5 नंबर पे कि व्युत्पन्नों के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड के जो व्युत्पन्न होते हैं, जैसे व्युत्पन्न किन्हें बोलेंगे, तो देखो अम्ल व्युत्पन्नों द्वारा तो अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो अम्ल क्या है, RCOOH, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके व्युत्पन्न का मतलब है OH को तो हटा दो यहाँ से और इसकी जगह कुछ और कार्बोनिल के साथ में जोड़ते जाएं, तो इसके व्युत्पन्न बनते जाएंगे। जैसे RCO के साथ हमने जोड़ दिया OR एस्टर, RCO के साथ हमने जोड़ दिया X, RCO के साथ हमने जोड़ दिया NH2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से RCO के साथ हमने बना दिया एनहाइड्राइड। तो ये सब के सब क्या है, NH2 X OR OCOR, ये सब के सब किसकी जगह आए हैं, OH की जगह हमने इनको रखा है। यानी ये किससे प्राप्त हो रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे इनको कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। तो इन अम्ल व्युत्पन्नों के द्वारा हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो अम्ल व्युत्पन्न के द्वारा कौन कौन से हो गए, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, एमाइड है, एनहाइड्राइड है। तो देखो चारों से बनाते हैं। फर्स्ट है एसिड हैलाइड से, क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। तो देखो RCOX का हमने करवाया हाइड्रोलाइसिस, क्या हुआ, इधर OH जुड़ा, यहाँ पे H जुड़ा, तो क्या मिलेगा, RCOH प्लस HX, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड हम बात करें एसिड हैलाइड के अलावा एस्टर की, एस्टर की बात करें कि एस्टर के जल अपघटन से एस्टर था RCOOR, इसका यदि हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो यहाँ से टूटेगा OH माइनस इधर और H प्लस इस तरफ लिखेंगे, तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ROH, यानी अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी हुई है लास्ट क्लास में कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने से हमें प्राप्त हुआ था एस्टर। ये रिएक्शन हमने कल ही पढ़ी थी। तो देखो दो के बाद में और आगे क्या देखें, एमाइड के साथ में देखते हैं और एनहाइड्राइड के साथ में देखेंगे। एमाइड से RCONH2, CO डबल बॉन्ड N को बोलते हैं एमाइड, याद रखें। इसका हम जल अपघटन करवाएं तो OH माइनस और H प्लस प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3 अमोनिया।
उसके अलावा फोर्थ मेथड है एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड लेंगे। अब एनहाइड्राइड में R बराबर R भी हो सकता है, और यदि R बराबर यानी R इज इक्वल टू R डैश, R इज नॉट इक्वल टू R डैश, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। यदि दोनों समान है तो बॉन्ड इसे तोड़ दो या इसे तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि असमान है तो हमें देखना पड़ता है। तो देखो हाइड्रोलाइसिस करें, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, सेम मिलेगा। चाहे दोनों एल्किल समूह समान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, असमान है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो, क्योंकि दोनों के दोनों बनने वाले मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगे। मानो ये बॉन्ड हमने तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ कौन जुड़ेगा H+ और यहाँ पर OH माइनस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। तो ये था बनाने की विधियां। तो इसको देखो, उसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक गुण। तो पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण। देखो भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण में पढ़ते हैं सबसे पहले अवस्था। भौतिक अवस्था क्या है, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भौतिक अवस्था की बात करें तो कार्बन 10 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, और कार्बन 10 से उच्चतर जो होते हैं वो होते हैं ठोस अवस्था में। तो ये तो होगी भौतिक अवस्था। फिर बात करें गंध की, तो कार्बन 1 से कार्बन 3 वाले तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, ठीक है। कार्बन 4 से कार्बन 9 तक वाले सड़े मक्खन जैसी गंध वाले, और कार्बन 9 से ऊपर यानी कार्बन 10 या कार्बन 10 से उच्चतर जो होते हैं वो गंधहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। के अलावा बात करें हम विलेयता की, तीसरा गुण यह है विलेयता। तो विलेयता की बात करें तो ये कार्बन 1 से कार्बन 3 तक के जल में विलेय होते हैं, 4 और 5 वाले अल्प विलेय, और इससे उच्चतर जो होते हैं वो अविलेय होते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों में इनकी विलेयता, तो कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं, पूर्णतः विलयशील होते हैं। ये 3 गुण हमने पढ़े। अब हम पढ़ते हैं गलनांक, क्वथनांक। क्वथनांक की बात करेंगे तो देखो क्वथनांक किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पे, सबको पता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH, ये रेजोनेंस में है तो OH बंध की ध्रुवता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो देखो जो एल्केन होते हैं, एल्केन उनसे ज्यादा क्वथनांक होता है, इनसे ज्यादा क्वथनांक होता है अल्कोहल का, और अल्कोहल से ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये इसका क्या होता है, क्वथनांक का क्रम होता है, कारण होता है हाइड्रोजन बंध जो अल्कोहल से अधिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल समूह के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसके लोन पेयर रेजोनेंस में है, जिससे बंध की ध्रुवता बढ़ जाती है, तो आसानी से और मजबूत हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्वथनांक के अलावा गलनांक।
तो गलनांक की बात करें तो देखो गलनांक में कार्बन 1 से कार्बन 10 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड के गलनांक में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, विशेष परिवर्तन होता है। उसको देखते हैं क्या परिवर्तन होगा, वो इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की, इन कार्बन की बात करें तो इनमें विषम संख्या को हटाएं यहां से, तो ये हैं सम संख्या वाले ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें सम संख्या में कार्बन पाई जाती है। बाकी जो हैं वो हैं विषम संख्या वाले, तो ये सब हैं विषम वाले। इनके गलनांक में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो देखो सम संख्या वाले जो कार्बन है, मानो हम बात कर रहे हैं 4 कार्बन वाले की, तो एक सम संख्या वाला एग्जाम्पल है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्किल समूह, किनारे वाले दोनों एल्किल समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वो उनके बीच की दूरी क्या होती है, अलग होती है। उनकी दिशा भी क्या होती है, अलग होती है। तो वो आपस में इनमें क्रिस्टल जालक में समायोजित या व्यवस्थित होने की प्रवृत्ति होती है। हम ये कह सकते हैं कि COOH समूह और एल्किल समूह जो है वो अलग अलग दिशाओं में है, और इनके कारण, ऐसा होने के कारण क्रिस्टल जालक में इनकी व्यवस्था उचित होती है, जिसके कारण इनका गलनांक बढ़ जाता है या अधिक होता है। दूसरा एग्जाम्पल लें विषम संख्या वाले का, तो विषम संख्या में क्या होगा, देखो यहाँ ये एल्किल समूह है और ये है COOH समूह। तो विषम संख्या वाले में एल्किल समूह और COOH समूह जो हैं वो दोनों एक तरफ ही रहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल जालक में इनकी व्यवस्था उचित नहीं होती, सही प्रकार से अपने आप को समायोजित या संगठित व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक जो है, गलनांक वो कम हो जाता है, घट जाता है। तो याद रखें, ये सब किससे पता लगा है कि भाई व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसा है, ये सब पता लगता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन से। एक्स किरणों के द्वारा जब इन यौगिकों का अध्ययन किया गया तो उससे पता लगा कि एक सम संख्या वाले का गलनांक विषम संख्या वाले कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक होता है, और ऐसा कारण क्या है, क्रिस्टल जालक में उनकी व्यवस्था। तो ये सब हमने भौतिक गुण पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से देखो।